बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह स्टेफ़्लोकोकस ऑरियस जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको मुकम्मल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हैं कई सारे जो स्टैफ्स हैं या स्टेफ़्लोकोकाई हैं वो रेजिस्टेंट हैं टू द वेनकोमाइसिन। बाय द अल्ट्रेशन हो जाती है उनमें डी एलानिन की जगह डी लैक्टेट। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट वो है हमारे पास वरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टैफ लोकोकस ऑरियस। अब हमारे पास वरुलेंस फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इसका वरुलेंस फैक्टर है वो हमारे पास है प्रोटीन ए। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्विक एसिड। तो हमारे पास वरुलेंस फैक्टर्स का आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन ए, टेक्विक एसिड, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, सरफेस रिसेप्टर्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। दीज आर द नेम ऑफ द वरुलेंस फैक्टर्स। अब हम इनको वन बाय वन करके एक एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है जी वरुलेंस फैक्टर प्रोटीन ए। वरुलेंस फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वरुलेंस फैक्टर्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो ह्यूमंस के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ख़राबी पैदा करता है या डिजीज़ कॉज करता है। तो अब बैक्टीरिया के पास हमने पीछे कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं, प्रोटीन ए, टेक्विक एसिड, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, सरफेस रिसेप्टर एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये स्टेफ़्लोकोकस ऑरियस के हथियार हैं जिनकी वजह से वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। तो पहला हमारे पास जो है ना वो है प्रोटीन ए। इसके बारे में देखते हैं कि प्रोटीन ए क्या कॉज करता है, मतलब क्या करता है, क्या फ़ायदा देता है बैक्टीरिया को। प्रोटीन ए जो है वो मेजर प्रोटीन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वरुलेंस फैक्टर है बैक्टीरिया के अंदर। कैसे? ये क्या करता है कि जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, उसके एफसी पोर्शन के साथ जाके बाइंड कर लेता है। अब आईजीजी के एफसी पोर्शन के पास लगना किसने था? असल में कंप्लीमेंट के कंपोनेंट ने, ठीक है। आईजीजी के एफसी पोर्शन के साथ कंप्लीमेंट के कंपोनेंट ने जहाँ पे जाके लगना था वहाँ पर जाकर क्या करता है कि ये प्रोटीन ए जाके लग जाता है। अब जो कंप्लीमेंट है, कौन सा वो कंपोनेंट होता है कंप्लीमेंट का? C3b, ठीक है। वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। अब C3b का काम क्या होता है? C3b का काम होता है ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अब ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग बैक्टीरिया ससेप्टिबल फॉर फेगोसाइटोसिस, यानी बैक्टीरिया को किल कराने की तरफ लेकर जाना जो होता है वो ऑप्सोनाइजेशन होता है। ऑप्सोनाइजेशन काम है C3b का। C3b ने कैसे एक्टिव होना है? बाय बाइंडिंग टू FC पोर्शन ऑफ IgG। अब क्या हुआ है असल में बैक्टीरिया में? क्या हुआ है कि जो बैक्टीरिया का प्रोटीन ए है ना वो FC पोर्शन ऑफ IgG के साथ जाके लग जाता है, जिसकी वजह से C3b नहीं लग पाती, C3b एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से ऑप्सोनाइजेशन नहीं होती और फेगोसाइटोसिस नहीं होती। ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस ना होने की वजह से बैक्टीरिया किल नहीं होता और बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है विद इन द ह्यूमन बॉडी और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास वरुलेंस फैक्टर है वो है टेक्विक एसिड। अब टेक्विक एसिड जो है ना ये हमने पढ़ा था मतलब जनरल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसमें वो कहते हैं कि सर्टन कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनमें एक है टेक्विक एसिड। टेक्विक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है और इसका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर टू द एंडोटॉक्सिन होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट है, ठीक है। अब टेक्विक एसिड के बारे में वो कहते हैं कि ये पॉलीमर है रिबिटोल फॉस्फेट का। इसका एक काम क्या है कि इसने अडहेरेंस करवानी है स्टेफ्लोकोकाई की टू द सर्फेसिस ऑफ नॉर्मल सेल्स, या ह्यूमंस के जो सेल्स होते हैं ना नॉर्मल, उनके साथ स्टेफ्लोकोकाई को अटैच करवाना है, ठीक है। अब लिपोटेक्विक एसिड क्या है? अब वो ये कहते हैं कि टेक्विक एसिड जो होती है वो एक्सटेंड करती है इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है विद द लिपिड बाइलेयर। तो अब क्या होता है कि टेक्विक एसिड कंबाइन हो जाती है विद द लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है? लिपोटेक्विक एसिड। अब लिपोटेक्विक एसिड के बारे में वो ये कहते हैं कि लिपोटेक्विक एसिड वो इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक में हेल्प करती है। वो कैसे करती है? लिपोटेक्विक एसिड असल में स्टिमुलेट करती है टी लिम्फोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को कि वो रिलीज़ करें सर्टन साइटोकाइंस, जिनमें कौन कौन सी आती हैं? इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF। इन दोनों के रिलीज़ होने की वजह से सेप्टिक शॉक हो जाता है, जिनमें हमारे पास डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन है, उसके बाद हाइपोटेंशन है और डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फीवर है पेशेंट के अंदर जो हमें नज़र आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो वरुलेंस फैक्टर है वो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल बहुत सारी जगह पे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी जगहों पर कि कई सारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है वो बिकॉज ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से होती है। अब पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो है इसकी बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया की सीरोटाइप्स भी डिफाइन होती हैं। 11 सीरोटाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ऑफ स्टेफ ऑरियस। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती हैं वो अबाउट टाइप 5 एंड 8 हैं। 85% ऑफ इन्फेक्शन जो हैं वो टाइप 5 और टाइप 8 कॉज करती हैं। अब वो कहते हैं कि कई सारे जो स्टेफ ओरियस हैं वो कोटेड होते हैं विद द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के साथ जो कैप्सूल अगर उनके ऊपर कवरिंग है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड कवरिंग है ओवर द बैक्टीरिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है कि ना जो इसका स्टेफ ओरियस का कैप्सूल है वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता। नाउ व्हाट इज मीन बाय इम्यूनोजेनिक? इम्यूनोजेनिक मीन्स दैट कि बैक्टीरिया की अब जो कैप्सूल है उसको हम एज एंटीजन वैक्सीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो कैप्सूल है वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन नहीं करवाता। कैप्सूल की वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, इस वजह से इसको हम इम्यूनोजेनिक नहीं कहते और ना ही हम इसको वैक्सीन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कैप्सूल को। लेकिन इसका काम क्या हो सकता है? एक तो ये है कि ये रेजिस्ट करता है पैथोजेनेसिस को, इनहिबिट करता है फेगोसाइटोसिस को, यानी फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता बैक्टीरिया की। अब हमारे पास है सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, यानी स्टेफलोकोकस के सरफेस के ऊपर सर्टन रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो होते हैं ना रिसेप्टर्स, इनका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज यानी फेज टाइपिंग में हेल्प करते हैं, उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्विक एसिड भी इन रिसेप्टर्स का कहीं ना कहीं पार्ट समझा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वरुलेंस फैक्टर है एंड द लास्ट वरुलेंस फैक्टर वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है स्टेफ ओरियस की, उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंडोटॉक्सिन लाइक होती हैं। अब एंडोटॉक्सिन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? एंडोटॉक्सिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंडोटॉक्सिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने देखा है कि एंडोटॉक्सिन जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है और सेप्टिक शॉक कॉज करवाने में उसका मेजर रोल है। हमारे पास सेप्टिक शॉक में हाइपोटेंशन कॉज कराता है, फीवर कॉज कराता है, डिसएमिनेट इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन होती है एंडोटॉक्सिन की वजह से। एंडोटॉक्सिन जो होती है वो भी वैक्सीन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि ये पुअरली इम्यूनोजेनिक होती है। इसके अलावा एंडोटॉक्सिन जो होती हैं वो हीट को काफ़ी हाई टेम्परेचर तक रेजिस्ट कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सोटॉक्सिन। अब वो कहते हैं कि ना हमारे पास जो एग्ज है पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसने एंडोटॉक्सिन की तरह कैसे काम करना है? ये हमारे पास एंडोटॉक्सिन की तरह साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करती है, यानी साइटोकाइंस की रिलीज़ करवाती है फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। जब साइटोकाइंस एक्टिवेट होती हैं तो वो आगे एक्टिवेट करती हैं कंप्लीमेंट कास्केड को एंड कोआगुलेशन कास्केड को। अब कंप्लीमेंट कास्केड और कोआगुलेशन कास्केड, इनकी वजह से हमारे पास सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं शॉक के, फीवर, हाइपोटेंशन, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। इस तरह हमारे पास जो ये एक्सप्लेन करता है, दिस एक्सप्लेन्स ability of Staph aureus to cause clinical findings of septic shock yet not possess endotoxin। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो हमारे पास स्टैफ ओरियस की सेल वॉल का कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंडोटॉक्सिन की तरह। इस तरह स्टैफ ओरियस के पास एंडोटॉक्सिन तो नहीं है जो कि असल में सेप्टिक शॉक की वजह है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो सेप्टिक शॉक कॉज कराता है। ठीक है, ट्रांसमिशन यानी बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कैसे होता है? ह्यूमंस जो हैं यानी हम इंसान रिजर्वायर हैं, मेजर रिजर्वायर हैं किसका? स्टेफिलोकोकाई का। हमारा नोज़ ऑफ द ह्यूमन इज़ द मेजर साइट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी हमारी नोज़ में 30% जो होता है वो कोलोनाइजेशन हुई होती है विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसके अलावा हमारी स्किन ऑफ द हैंड्स हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल पर्सनल की स्किन ऑफ द हैंड्स की जो स्किन है उसके ऊपर जो है ये मेजर साइट है जहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है।
कॉलोनाइज हुआ हुआ होता है। तो मतलब हैंड, इससे हम बच कैसे सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हैंड्स के ऊपर है तो हम हैंड को वॉश करें विद सैनिटाइज़र, और या हैंड्स को वॉश करें विद हैंड वॉश या एंटी बैक्टीरियल सोप्स के साथ, या सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो इसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम यूनिवर्सिटी का कहते हैं यानी UQ है, वो है पैथोजेनेसिस। यूनिवर्सिटी में जो हमारे UHS के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमारे पास जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारे पास हमसे पूछा जाता है पैथोजेनेसिस ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, लैब डायग्नोसिस ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, या उनसे कभी कभार एक आधा पूछ लेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, या मेडिसिन हम कौन सी इस पेशेंट में, या ये इन्फेक्शंस आ रही हैं तो हम क्या मेडिसिन देंगे। तो जो अब तक हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, वो सारी की सारी हमें जो है वो सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। मतलब अगर हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो हम ईज़िली जो है बता पाएंगे कि ये सारी सिम्टम्स जो हैं या ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस स्टैफ की वजह से या इस बैक्टीरिया की वजह से आ रही हैं। तो फिर उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हम उसका पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। अब पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया किसी भी पेशेंट के अंदर बीमारी कॉज कैसे करता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस के लिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस के पास कई सारी चीज़ें हैं। एंटेरोटॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, एक्सफोलिएटिन है, सेवरल एक्सोटॉक्सिन्स हैं और इंजाइम्स हैं। हम वन बाय वन इनको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन। स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह क्या है? एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है ना, वो वॉमिटिंग है और वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है, यानी ब्लड नहीं आता डायरिया के अंदर, और प्रोमिनेंट क्या होगा उसमें? वॉमिटिंग होती है। अब वो कहते हैं कि एंटेरोटॉक्सिन जो होता है वो एक्ट करता है एज सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन एक्ट करता है मतलब ये खुद डायरेक्टली ही टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करवा देता है विदाउट द प्रॉपर पाथवे। स्टिमुलेट कराता है लिम्फोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को कि वो रिलीज करें सर्टन साइटोकाइंस, जिनमें हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, TNF ये सारे होते हैं। ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जाके GIT को स्टिमुलेट कराते हैं। GIT जब स्टिमुलेट होती है तो वॉमिटिंग का जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो है ये भी सुपर एंटीजन के तौर पर ही एक्ट करती है। स्पेशली ये टेम्पन यूजिंग मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के अंदर होती हैं। पेशेंट जिनके अंदर वूंड इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की वजह से या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उन पेशेंट में। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम उन पेशेंट्स में भी होता है जो नेज़ल पैकिंग, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को नाक के ऊपर कोई चोट लगी है या वो गिरा है तो उसकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, या अक्सर लोगों को वैसे ही गर्मियों में जो है वो नोज़ ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट यूज़ करते हैं सर्टन कोल्ड पैकिंग्स, यानी बर्फ़ वगैरह यूज़ कर ली तो जिसकी वजह से ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सकें। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स नज़र आते हैं, या उनमें भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है स्टेफ ऑरियस। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो लोकली प्रोड्यूस होता है हमारे पास विजाइना में, नोज़ में और अदर इन्फेक्टेड साइट्स के अंदर। इसके अलावा जो टॉक्सिन है वो एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में और कॉज करता है टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया मीन्स के जो है टॉक्सिन जब ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है और पूरी ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो ऐसे की सिचुएशन को हम कहते हैं जी टॉक्सीमिया। उसके अलावा अगर हम स्टेफ ऑरियस को ब्लड कल्चर्स के अंदर ग्रो कराएं तो ब्लड कल्चर्स इसके कभी भी पॉजिटिव नहीं आते, क्योंकि ब्लड कल्चर स्टेफ ऑरियस को ग्रो नहीं करवाते। नेक्स्ट जो हमारे पास पैथोजेनेसिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक्सफोलिएटिन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है यानी कोई चीज़ हटना, ख़राब होना, यानी गिरना। तो एक्सफोलिएटिन की वजह से होता है स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम, स्पेशली यंग चिल्ड्रंस में। एक्सफोलिएटिन एपिडर्मियोलिटिक है, यानी जो एपिडर्मिस होती है स्किन की जो लेयर है एपिडर्मिस उसको ये काटता है यानी खाता है या ब्रेक करता है।
ठीक है। और ये एक्ट करता है एक्सफोलिएटिन एक प्रोटीएस की तरह, जो क्या करती है, ब्रेक कर देती है डेस्मोग्लीन इन डेस्मोसोम्स। ठीक है, यानी जो स्किन सेल्स जो होते हैं एपिडर्मिस के अंदर डेस्मोसोम्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं बाय डेस्मोग्लीन। तो जो एक्सफोलिएटिन है वो डेस्मोग्लीन को ब्रेक कर देती है और डेस्मोसोम्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस सेपरेट हो जाती है एट ग्रेनुलर सेल लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जो स्टेफलोकोकस ऑरियस है, वो कई सारी एक्सोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है, लाइक पीवी लीकोसिडिन हमने पीछे पढ़ी थी। इसके अलावा एक और टॉक्सिन होती है अल्फा टॉक्सिन। तो जो स्टेफ ऑरियस है वो हमारे पास अल्फा टॉक्सिन और पीवी लीकोसिडिन, ये मेजर हमारे पास जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। जो एक्सफोलिएट एक्सोटॉक्सिन्स हैं या स्टेफ ओरियस जो है वो किल करता है सर्टन ल्यूकोसाइट को और नेक्रोसिस कॉज करता है टिश्यूज़ के अंदर। कैसे कॉज करता है? बाय द हेल्प ऑफ दीज एक्सोटॉक्सिन्स, यानी अल्फा टॉक्सिन एंड पीवी ल्यूकोसिडिन। अब अल्फा टॉक्सिन जो होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होती है और स्किन के अंदर इसके अलावा हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल भी अल्फा टॉक्सिन कॉज करता है। इसके अलावा पीवी ल्यूकोसिडिन है। पीवी ल्यूकोसिडिन को हम पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन भी कहते हैं, जो कि किल करती है सर्टन सेल्स को, स्पेशली कौन से सेल्स को? वाइट ब्लड सेल्स को। कैसे किल करती है? बाय डैमेजिंग देयर मेम्ब्रेन्स। हमने पढ़ा है कि कई सारे जो ह्यूमंस के जो सेल्स हैं उनमें तो होती ही मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो मतलब सेल की डेथ हो गई, सेल डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं पीवी ल्यूकोसिडिन, वो वाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को कर देती है डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वो इस काबिल नहीं रहते कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेफलोकोकस ऑरियस सर्टन इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कई सारी इंजाइम्स हैं, कोआगुलेज हैं, फिब्रिनोलाइसिन्स हैं, हेयाल यूरिनिडेज हैं, प्रोटीएजेस हैं, न्यूक्लिएजेस हैं, लाइपेजेस हैं। अब कोआगुलेज को हमने पीछे भी पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोआगुलेज जो है वो प्लाज्मा क्लॉटिंग एंजाइम है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये प्लाज्मा क्लॉट कर देता है ना, तो जो इन्फेक्शन होती है वो उस पार्टिकुलर साइट तक महदूद हो जाती है और इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या करता है कि लेकिन इसका नुकसान हमें क्या होता है? इसका नुकसान हमें ये होता है कि जब वो इन्फेक्शस साइट जो है वो वॉल ऑफ हो जाती है फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, तो उस जगह पर न्यूट्रोफिल्स भी माइग्रेट नहीं कर पाते। और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास हमारे मेजर सेल्स हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फेक बाय किस तरह करते हैं? वो तो कई सारे सुपर ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इस तरह इनका ये अपना भी फ़ायदा होता है इन स्टेफ ओरियस का कि न्यूट्रोफिल्स इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, उस जगह तक पहुंच नहीं पाते जहां पर ये इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ होता है। थैंक यू, होप्स हो कि आपको ये वाला लेक्चर समझ ज़रूर आया होगा और प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।